नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं मेंस डे के अंदर जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है देश भर में। आपको इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर देखने को मिला होगा। पिछले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये जो मुद्दा था अराइज हुआ था देश के अंदर, और सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी खतरा बना हुआ था। स्पेसिफिकली अगर बात करें पंजाब के अंदर, देखिए जो मुद्दा है हमारा, ये आज हम बात करने वाले हैं, जो डिस्कशन है वो खालिस्तान के ऊपर बात करेंगे। सवाल है आपका, What are the causes and implication of the खालिस्तान issue in India? Explain। कि भारत के अंदर जो खालिस्तान का मुद्दा है उसके कारण क्या है और उसके निहितार्थ क्या है, इन पर बातचीत करनी है, इनकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खालिस्तान एक्चुअली में है क्या। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख फॉर जस्टिस। इस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं, जिसके अंदर गुरपंत सिंह पन्नू, इनके एक फिलहाल के जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर जो इसको चला रहे हैं उनकी हम बात करें, और वो बाहर रहते हैं कनाडा के अंदर। सो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, और उनके द्वारा ये जो मैप है रिलीज किया गया था। इस मैप के अंदर अगर आप देखें तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको खालिस्तान के अंदर मिलाने की बात की गई है। और ये अगर पहले ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर लाहौल स्पीति वाला हिस्सा, किन्नौर लाहौल स्पीति वाला हिस्सा का मतलब ये है कि हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो तिब्बत के साथ बॉर्डर लगा रहा है। हिमाचल में तो आप यूं बात करें कि पूरा हिमाचल की ही बात कर रहे हैं कि वो सारा खालिस्तान में होना चाहिए। उसके बाद लाहौल स्पीति की बात करें तो पूरा हिमाचल, ये बिल्कुल जो जिनका जिक्र किया गया ना, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, ये बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर एरिया है हिमाचल का। तो हम कह सकते हैं कि पूरा हिमाचल खालिस्तान में मिलाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद अमृतसर वाला पंजाब वाला हिस्सा, वो तो ऑलरेडी पंजाब में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये करतारपुर जो कॉरिडोर 2019 के अंदर इमरान खान की सरकार ने सिख जो हमारे यहाँ के धार्मिक लोग थे उनके लिए वो करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया था ताकि वो वहां पर जाकर माथा टेक सके। ये करतारपुर वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ तक, उसके बाद गंगानगर राजस्थान की बात करें, बीकानेर और जोधपुर, ये सारा हिस्सा, और उसके अलावा राजस्थान का कोटा और ये वाला बूंदी वाला जो क्षेत्र है वो, और अलवर, भरतपुर, ये वाला हिस्सा इस तरफ की अगर बात करें, और उत्तराखंड का देहरादून, और उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यहां तक आपको देखने को मिलेगा लखीमपुर खीरी, ये सारा हिस्सा ये क्लेम करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है कि ये खालिस्तान का हिस्सा है और इसे खालिस्तान में मिला देना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये खालिस्तान है क्या। देखिए, इसके बारे में जानने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। हम थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद फिर हम आज प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो इशू है खालिस्तान का, ये है आपका सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट। मतलब सिख जो अलगाववादी नेता हैं उनके द्वारा ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या बात की गई है कि जो सिख लोग हैं, देखिए पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, पंजाबी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली रिलीजन के बेस पे बात कर रहे हैं कि सिख लोग जो सिख धर्म को बिलोंग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनका एक होमलैंड होगा जो पंजाब रीजन का हिस्सा होगा। जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया है, ये सारा हिस्सा उसके अंदर आएगा और उसको खालिस्तान कहा जाएगा। ठीक है। द मूवमेंट हैज इट्स रूट्स इन द हिस्टोरिकल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट हैव शेप्ड द सिख आइडेंटिटी एंड कॉन्शियसनेस। द मूवमेंट हैज कॉज्ड वायलेंस, टेररिज्म, कम्युनल क्लैशेस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अफेक्टिंग बोथ इंडिया एंड सिख कम्युनिटी। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैप इन्होंने इशू किया था जिसमें ये क्लेम करते हैं कि ये सारा हिस्सा खालिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और खालिस्तान है क्या? एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, कुछ लोगों के द्वारा रन की जा रही एक ऐसी मूवमेंट है जो भारत के विद इन द इंडिया, भारत के अंदर ही एक अलग एरिया की डिमांड करते हैं, एक अलग कंट्री की डिमांड करते हैं, देश की डिमांड करते हैं, जिसका वो नाम खालिस्तान के नाम से उसे बुलाते हैं, और वो वाले हिस्से की डिमांड करते हैं कि ऐसा एक अलग से हिस्सा हो। अब ये जो अलग हिस्सा है ये किस बेसिस पे है? तो ये जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बात कर रहे हैं सिखिज्म की, तो ये धार्मिक तौर पर एक हिस्सा अलग बनाने की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर मेन जो पॉइंट है वो आपका धार्मिक है, लेकिन इसके अंदर आप रिलीजन, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देखेंगे जिनकी वजह से ये मूवमेंट इन्फ्लुएंस होती है।
अब देखिए, ये जो खालिस्तान का इशू है, ये शुरुआत किस तरह से हुई है? क्या ये आज का इशू है, मतलब आज के टाइम पे देखने को मिलता है, या फिर बहुत पुराना हिस्टोरिकल इशू है? देखिए, इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 1925 के अंदर 1925 के आसपास, आजादी से पहले, जो सिख रिलीजन था उसके अंदर जितने भी ये गुरुद्वारे थे पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इनके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था SGPC। ये आपका जो कमेटी थी, ये क्या करती थी, जितने भी गुरुद्वारे थे पूरे देश के अंदर, उस टाइम का पाकिस्तान भी हम काउंट करेंगे, उसके अंदर जितने भी गुरुद्वारे थे उनकी प्रबंधक के लिए कमेटी बनाई गई थी। और ये जो कमेटी थी, ये SGPC कमेटी थी, इसका नाम रखा गया था। और ये पॉलिटिकल एक पार्टी थी, उसी की एक ब्रांच थी। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी? अकाली दल, जो आज भी आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो आपकी कमेटी थी, इसका नाम था सर्वहितकारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये आपकी SGPC के फुल फॉर्म थे। और ये जो रिलीजियस ये एक ब्रांच बनी थी, ये किसकी हिस्सा था? अकाली दल का ही एक पार्ट था, अकाली दल, जो आज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इस SGPC का काम क्या था कि 1925 से पहले जितने भी हमारे ये जो गुरुद्वारे होते थे, इन पर महंतों द्वारा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कंट्रोल किया जाता था। लेकिन उसके बाद जो ये मूवमेंट चली थी सिखों की, और उसके बाद ये SGPC कमेटी बनाई गई थी। और SGPC कमेटी को डिसाइड किया गया था कि ये सभी जितने भी गुरुद्वारे हैं भारत के अंदर, उन सब पे जो कंट्रोल है अब SGPC का रहेगा, महंतों का नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम से ये चीज हुई थी 1925 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह से SGPC बनाई गई थी, उसी तरह की एक कमेटी आपकी दिल्ली के अंदर भी बनाई गई थी। दिल्ली के गुरुद्वारों को उसकी प्रबंधक के लिए वहां पर भी एक दिल्ली के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। जिस तरह से SGPC थी, उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के गुरुद्वारों की मैनेजमेंट के लिए। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि 1925 के बाद जैसे देश आजाद होता है, तो आजादी के बाद क्या है कि पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, पीसफुली सब कुछ चल रहा था। हिंदुओं और सिखों के अंदर किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट कभी भी हिस्टोरिकली अराइज नहीं हुआ है। और इवन मैं यूं कहूंगा कि आज भी इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये भी पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या एक्चुअली में जो सिखिज्म है या फिर सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो भारत के खिलाफ है? तो उसका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमें धीरे धीरे पता लगेगा अब इस लेक्चर के अंदर कि किस तरह से ये चीजें डेवलप हुई हैं। 1947 देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होने के बाद क्या होता है, एक मूवमेंट स्टार्ट होती है पूरे देश के अंदर, क्योंकि यूनिटी की बात की जा रही थी सभी स्टेट्स को मिलाने की। तो देश के अंदर एक मूवमेंट अलग से स्टार्ट हुई, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड की जा रही थी कि जितने भी राज्य हैं। अब ये देखिए मूवमेंट, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो साउथ के अंदर ये मूवमेंट ज्यादा पॉपुलर नजर आई। तमिल के बेस पे, कन्नड़ के बेस पे, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के बेस पे स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन का काम किया गया। क्योंकि अगर आज आप देखेंगे तो आपके स्टेट्स क्या है, आज आपके स्टेट्स काफी ज्यादा है। और ये जो स्टेट्स हैं आपके, ये उस टाइम पर नहीं थे, आजादी के टाइम पर नहीं थे। 1966 में, 1966 में आपके कमीशन बने थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था। उसके बाद स्टेट्स को अलग अलग किया गया। और इसके अंदर किया गया कि जो पंजाब एक सूबा था बड़ा, उसको लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका हिमाचल प्रदेश बनाया गया। देखिए इसमें क्या चीज है ना, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश तो पंजाब से काफी चीजों में डिफरेंट है। सबसे पहले ज्योग्राफिकली बात करें तो पंजाब बिल्कुल प्लेन एरिया है, हिमाचल बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। एक वो डिफरेंस आ गया बहुत बड़ा। सेकंड चीज क्या है, अगर मैं भाषा की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी बोली जाती है। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, लेकिन पहाड़ी है, पंजाबी नहीं है। तो एक ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जो कल्चरल वे में, अगर कल्चरल वे में, सांस्कृतिक वे में बोला जाए, तब भी हिमाचल जो है बहुत ज्यादा अलग है पंजाब से। तो इसको अलग किया गया, एक रैशनल डिसीजन मेरे हिसाब से माना जाता है कि हिमाचल को अलग किया गया। उसके बाद हरियाणा को अलग किया गया पंजाब से। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हरियाणवी है, वो पंजाबी से डिफरेंट है। तो लैंग्वेज के बेस पे हरियाणा को अलग कर दिया गया।
अब हुआ क्या 1966 में, जब ये आपके स्टेट और रीऑर्गेनाइज किए गए ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, तो पंजाब का एरिया छोटा हो गया। अब एरिया छोटा इस वजह से हुआ है क्योंकि वो जो पंजाब का आज आपको पंजाब नजर आता है उसमें वो वाले लोग रहते हैं जिनकी लैंग्वेज पंजाबी है, क्योंकि वो लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट्स बनाए गए थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये 1966 की बात है। अब मैं आपको दिल्ली के गुरुद्वारों के प्रबंधक के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके बारे में भी जिक्र कर रहा था कि वो जो कमेटी बनाई थी दिल्ली के अंदर, उसमें ये इल्जाम लगाया जा रहा था उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो वहां पर दिल्ली के अंदर, जो कांग्रेस की सरकार थी, कि वो जो ये गुरुद्वारे हैं दिल्ली के, उनके ऊपर कब्जा करना चाहती है। कब्जा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आर्मी के साथ कब्जा करेगी, बल्कि वहां का जो मैनेजमेंट है, कांग्रेस सरकार ये चाहती थी कि वहां का जो मैनेजमेंट है वो लोग संभाले। इसी कमेटी के अंदर, जो दिल्ली वाली कमेटी थी गुरुद्वारा प्रबंधक की, उसी कमेटी के अंदर ऐसे लोग बिठाए जाएं जो कि कांग्रेस के साथ के हो, कांग्रेस को सपोर्ट करें। और उसके बाद यही चीज वो पंजाब के अंदर भी करना चाहते थे। सो वहां पर जो सिख थे, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, अकाली दल जो था पंजाब का, उसको अपनी आइडेंटिटी का इशू क्रिएट हुआ कि भाई अकाली दल जो थी उसको ये जो प्लान है कांग्रेस गवर्नमेंट का वो सही नहीं लगा कि वो धीरे धीरे क्या कर रही है, हमारे गुरुद्वारों की जो रिलीजियस मैटर्स है उसमें इंटरफेयर कर रही है। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो कांग्रेस को इससे अलग करना चाहती थी, और कांग्रेस ने भी क्या किया कि पंजाब के अंदर जो सरकार बनती थी 1966 के बाद की मैं बात करूं, तो उसके बाद जो भी पंजाब में सरकार बन रही थी वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पा रही थी। मतलब नॉर्मली आप टेन्योर देखेंगे 5 साल का होता है, तो साल के बाद 9 महीनों के बाद सरकार में चीफ मिनिस्टर बदल जाते थे। कांग्रेस अपनी पसंद के किसी चीफ मिनिस्टर को लगा देती थी, या फिर उसी के अंदर बाइफर्केशन हो जाता था, पार्टी के अंदर कोई और नेता आ जाता था। तो पंजाब के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं बनी हुई थी। पंजाब जो था असमंजस में था। 1966 के बाद की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अकाली दल एक मूवमेंट जो है उसको चलाती है। जो अकाली दल को अपनी आइडेंटिटी का इशू आता है कि ये जो कांग्रेस सत्ता में बैठी हैं सेंटर में, ये हमें पंजाब के अंदर एक पीसफुल स्टेट रन नहीं करने देगी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो बदलते रहेंगे और हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। मेन इशू अकाली दल का ये था। तो उस वजह से आनंदपुर रेजोल्यूशन लाया गया 1973 के अंदर। 1973 के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया, आनंदपुर रेजोल्यूशन। और इस रेजोल्यूशन के अंदर, आनंदपुर आपका पंजाब के अंदर ही क्षेत्र है। आनंदपुर गुरुद्वारा भी, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा के बारे में भी आपने सुना होगा, तो ये रोपड़ से आगे ही पड़ता है आपका थोड़ा सा। वहां पर एक रेजोल्यूशन लाया गया। रेजोल्यूशन के अंदर कुछ डिमांड्स थी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रेजोल्यूशन है इसके अंदर कहीं पर भी ये डिमांड नहीं थी कि जो खालिस्तान है, या फिर ये शब्द कई बार यूज किया गया था इस रेजोल्यूशन के अंदर, खालिस्तान, लेकिन ये जो शब्द था इसमें, इस पूरे रेजोल्यूशन में कहीं पर भी ये डिमांड नहीं थी कि खालिस्तान एक अलग से कंट्री बनाई जाए। उनकी डिमांड सिर्फ यही थी कि जो ये पंजाब के जो लोग हैं उसके अंदर एग्रेरियन डिमांड भी थी, मतलब कृषि को लेकर डिमांड भी थी कि जो किसान हैं उनके ऊपर किसी तरह की ये जो टैक्सेस वगैरह है वो ना लगाया जाए। और अकाली दल की जो अलग डिमांड थी, चाहे वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी, कास्टिज्म को खत्म करना था, कई तरह की डिमांड्स थी। लेकिन वहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आनंदपुर रेजोल्यूशन के अंदर ये जो खालिस्तान है इस शब्द का यूज किया गया था। बट ध्यान रखिएगा कि इस खालिस्तान शब्द का कहीं पर भी किसी भी तरह से मतलब ये नहीं था कि खालिस्तान एक अलग से देश बनाया जाए या फिर भारत से अलग होने की बात वो नहीं कर रहे थे। ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर कल्चरल राइट्स भी थी, ऑटोनॉमी की बात की गई थी। ऑटोनॉमी इन द सेंस ऑटोनॉमी विद इन दी कंट्री, कि भारत के अंदर जिस तरह से जम्मू कश्मीर का हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पार्ट तो इंडिया का ही था और है, और लेकिन उसको ऑटोनॉमी थी अंडर आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, उसको अलग से ऑटोनॉमी थी। तो उसी तरह की कुछ उस तरह की ऑटोनॉमी की बात की गई थी पंजाब के अंदर, लेकिन अलग से देश बनाने की बात बिल्कुल नहीं थी। सो वो चीज जो आनंदपुर रेजोल्यूशन 1973 का था। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि आनंदपुर साहिब जो रेजोल्यूशन था 1973 का, उसके बाद कई तरह की ये जो आनंदपुर रेजोल्यूशन है इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। और ये जो मुद्दा था खालिस्तान का कि हमें सेपरेटली एक कंट्री ही, एक एरिया ही अलग से बना के दिया जाए, वो मुद्दा आगे बढ़ने स्टार्ट हो गया। और इसी बीच में क्या होता है, एक आपने सुना होगा नाम पंजाब की हिस्ट्री के अंदर कि जरनैल सिंह भिंडरावाले, ये एक लीडर थे जो मिलिटेंट लीडर थे, उग्रवादी नेता थे पंजाब के अंदर। और
इनका आगमन हुआ, मतलब इनका आगमन इन द सेंस ये हिस्ट्री के अंदर नजर आने स्टार्ट हो गए। और देखिए कई रिपोर्ट्स का माने तो कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जो जरनैल सिंह भिंडरावाले थे ये कांग्रेस के ही एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे अगेंस्ट द अकाली दल, क्योंकि अकाली दल कांग्रेस जो काम कर रही थी उसके अगेंस्ट थी। अकाली दल कांग्रेस जो काम करना चाह रही थी या कांग्रेस के एस्पिरेशन थे पंजाब के अंदर, उसके अगेंस्ट अकाली दल काम कर रही थी, मतलब दोनों पार्टी अलग अलग थी। तो ये जो अब कांग्रेस को क्या चाहिए था, कांग्रेस को कोई एक ऐसा रिलीजियस लीडर चाहिए था जो कि अकाली दल के अगेंस्ट उनके साथ खड़ा हो। तो कई रिपोर्ट्स की माने तो उनका ये भी कहना है कि जो जो आपके जरनैल सिंह भिंडरावाले थे, इनको कांग्रेस के द्वारा ही पंजाब के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था और इतना बड़ा लीडर बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तब जब 1982 के अंदर ये आपके जरनैल सिंह भिंडरावाले ये अगेन अकाली दल के अंदर जाके मिल जाते हैं। अब इनको जरनैल सिंह भिंडरावाले को अकाली दल की पूरी सपोर्ट थी और ये कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब यहां पर जिस हिसाब से कांग्रेस ने इन्हें इस्टेब्लिश किया था पंजाब के अंदर अकाली दल के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, अब ये उल्टा कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए थे और ये एक जो खालिस्तान की जो डिमांड थी, इन्होंने ही सबसे ज्यादा उस डिमांड को आगे बढ़ाना शुरू किया। जो आपकी अकाली दल था उसने भी जरनैल सिंह भिंडरावाला का यूज किया, जो कांग्रेस थी उन्होंने भी जरनैल सिंह भिंडरावाला का यूज किया, और लेकिन कांग्रेस का जो ये यूं कह सकते हैं कि जो दाव था ये उल्टा पड़ गया बाद में, जब जरनैल सिंह भिंडरावाला ने अकाली दल को ज्वाइन कर दिया और वो अलग से एक खालिस्तान की जो डिमांड है उसकी डिमांड करनी उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिखों की हिस्ट्री के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बहुत ही दुर्गत एक घटना जो देखने को मिलती है, वो क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के अंदर। ये जो जरनैल सिंह भिंडरावाले थे ये आपका अमृतसर के अंदर जो कि रिलीजियस प्लेस है सिखों का, सिख धर्म का, वहां पर ये अपना जो छुपते हैं क्योंकि इनके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले रही थी, क्योंकि ये मिलिटेंट थे, सेपरेटिस्ट डिमांड कर रहे थे और अलग से खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। सो वहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर आर्मी, जो इंडियन आर्मी है वो जाती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर ये जो जरनैल सिंह भिंडरावाले जो छुपे हुए थे अंदर उनको वहां से निकालती हैं और उनका जो डेथ है वो होती है। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें समझने वाली क्या थी, हमने आपको कॉजेज बताए हैं कि क्या क्या थे। अब इसमें समझने वाली बात क्या थी कि देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो खालिस्तान का इशू आज़ादी के टाइम पर बिल्कुल नहीं था। इवन खालिस्तान का इशू 1966 में जब देश आपके स्टेट अलग अलग रीऑर्गेनाइज किए गए थे तब भी नहीं था, आज़ादी के टाइम पर नहीं था, 1966 में नहीं था, 1973 में भी नहीं था जिस टाइम पर आपका आनंदपुर रेजोल्यूशन लाया गया। ये जो मुद्दा आपका शुरू होता है ये आपका 1980s के अराउंड शुरू होना स्टार्ट होता है। और ये मुद्दे की अगर मैं आपको स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया जाए तो ये मुद्दा भारत के अंदर पहले ओरिजिनेट नहीं हुआ था। ये मुद्दा पहले फॉरेन कंट्रीज जैसे कि कनाडा हो गया, यूएस हो गया, उन कंट्रीज में ये जो मुद्दा है सबसे पहले पनपना या फिर शुरू होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद भारत में इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ी थी। तो आज़ादी के टाइम पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब ये जरनैल सिंह भिंडरावाला आपका 1984 का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद कुछ महीनों बाद, जैसे जून में ये ऑपरेशन खत्म हुआ था 1984 में, और उसके कुछ महीनों बाद आपकी जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है उनके दो सिख बॉडीगार्ड के द्वारा, क्योंकि वो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। और उस टाइम से फिर ये जो मुद्दा है, ये जो पनपना है वो स्टार्ट हुआ। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए इसके अंदर सिंपल सी लॉजिक क्या है और जो इसका मेन कॉज मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या वजह रही होगी इसकी, जो ये खालिस्तान की मूवमेंट उस आगे बढ़नी स्टार्ट हुई। देखिए हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर कई बार वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा मतलब उनकी पॉलिसीज में भी दिखता है और इस चीज़ों को उनके प्राइम मिनिस्टर द्वारा कई बार भाषणों में भी बोला गया है कि इंडिया के अंदर स्टेबलाइजेशन जो है, स्टेबिलिटी है, वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी वॉर्स इंडिया के साथ हुई हैं। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है कि पाकिस्तान ही भारत में ऐसा कर रहा है। ये एक नॉर्मल पॉलिसी होती है कि एक कंट्री जिसकी कोई दुश्मन कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत की मैं बात करूं, तो पाकिस्तान किसी भी हालत में भारत में स्टेबिलिटी नहीं देख सकता, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे जो तरीके हैं वो निकालता ही रहेगा, कहीं ना कहीं इंडिया को किसी
इन कामों में इंडल्ज करने की कोशिश करेगा ताकि भारत क्या है डेवलपमेंट ना कर पाए। कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, खालिस्तान का इशू हो गया, ये स्पेसिफिकली स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तान है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये सिख फॉर जस्टिस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मेन रूट है या फिर मैं यूं कहूं जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको पाकिस्तान में नजर आएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज फंडेड बाय द पाकिस्तान अथॉरिटीज और पाकिस्तान गवर्नमेंट। इवन कई इमेजेस भी ऐसे वायरल हुई हैं जिसमें ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां पर उनके साथ इस तरह की जो पिक्चर्स है वो वायरल हुई है, जहां पर कुछ जो सिख आपके यूथ है वो उनके साथ देखे गए थे। तो सिंपल सी चीज है, ISI क्या है? वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है और वो पाकिस्तान जानते ही होंगे, आपने कई बार सुना होगा ISI का नाम, कि उनके द्वारा जो है टेररिस्ट को इंडिया के अंदर भेजा जाता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इंडिया के लिए अगर आप देखिए तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। सिखिज्म ओरिजिनेट जो हुआ है इसी आपके इंडिया के साथ उसका रिलेशन है, और ये जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। लेकिन जो आपके पाकिस्तान है वो इस सिख कम्युनिटी का या फिर ये खालिस्तान का जो मुद्दा है इसका यूज करता है भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने को। अब भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूं, जैनिज्म की बात करूं, सिखिज्म की बात करूं, ये सब जो जितने भी धर्म है इनका ओरिजिन कहाँ है? भारत के अंदर है। तो भारत की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हर तरीके से इन धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करना भारत की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो जैनिज्म है, चाहे वो आपकी सिखिज्म है। मैं इन्हीं तीन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका ओरिजिनेशन जो है वो भारत के अंदर देखने को मिलता है। बात करें इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, हिंदुइज्म तो ऑब्वियसली भारत का ही है, तो जो आपका इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो संवैधानिक तौर पे उनकी रक्षा करना, उनका जो है ध्यान रखना वो भी भारत सरकार की और भारत की जिम्मेदारी बनती है। बट अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो उनका ओरिजिन इंडिया के अंदर नहीं हुआ है। खैर कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर सभी राइट्स उनके सभी के पास अवेलेबल है, सभी सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, की किसी भी धर्म के वो लोग हैं, सभी के राइट्स यहाँ पर अवेलेबल है। बट ये जो तीन रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, इनका तो ओरिजिन भारत के अंदर है। तो ये जो एक चीज है भारत सरकार की या फिर इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप जानते हैं कि ये जो रिलीजन है भारत इसको सेव करेगा, इनका प्रोटेक्ट करेगा, और इसी चीज का जो फायदा है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उठाती है, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ISI हो गया वो उठाती हैं भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप भारत के संविधान से या फिर किसी प्रोविजन से असहमत है तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, बोलने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की डिमांड हो कि भाई हमें स्टेट कंट्री अलग बना के दे, तो इस तरह की भारत के अंदर बहुत सारी डिमांड है। जम्मू कश्मीर के कुछ सेपरेटिस्ट हैं, और ध्यान दीजिएगा ये कुछ सेपरेटिस्ट होते हैं, एंटायर सिख कम्युनिटी की इस तरह की कोई डिमांड नहीं है। और ये लोग भी वो हैं जो अलग खालिस्तान की डिमांड करते हैं, जिनको एक्चुअली में खालिस्तान का मतलब तक नहीं पता है, उन्हें पता भी नहीं है खालिस्तान का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है या फिर खालिस्तान का मतलब क्या है। बट दे आर यूथ, अभी के यूथ है, उनको भड़काया जा रहा है और जो इस रास्ते पे वो चलाया जा रहा है। जो बेसिकली अगर देखा जाए तो दे डोंट नो इवन अबाउट द खालिस्तान मूवमेंट, कि मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुई है, क्या मतलब है, क्या डिमांड थी, वो उनको नहीं पता है। किस तरह से ये नाम आया है वो भी उनको नहीं पता है। बट जस्ट क्योंकि उनको भड़काया जा रहा है तो इस वजह से वो खालिस्तान अलग जो कंट्री है उसकी डिमांड कर रही हैं। बट इवन दो वो कुछ लोग ही हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं, और इस तरह की डिमांड सिर्फ खालिस्तान की नहीं, भारत के अंदर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का अलग हिस्सा है, बोडोलैंड की बात करें नॉर्थ ईस्ट में वो अलग है, छत्तीसगढ़ झारखंड में जो आपके नक्सलाइट्स हैं वो डिमांड अलग करते हैं, और साउथ के लोगों की बात करें तो साउथ में भी कुछ जो है कम्युनिटीज वो अलग से डिमांड करती हैं। तो अगर डिमांड की ही बात उठे तो डिमांड तो सभी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज हमारा जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट्स मतलब बहुत सारे राज्य मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं, एंड दैट यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टेबल, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो भारत सरकार भी चाहकर उसे नहीं तोड़ सकती। खैर ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन कोई भी चाहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है यूनियन ऑफ द स्टेट्स, तो यूनियन है स्टेट्स का, इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहां से कोई भी पार्ट अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और
स्पेसिफिकली अगर बात करें, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये जो अलगाववादी नेता है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उनके द्वारा जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर शांति से बैठकर उसके ऊपर कोई चर्चा की जाए तो वो वहां पर सोल्यूशन निकल सकता है। खैर, आगे अगर बात करें, द इंटरफेरेंस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि पाकिस्तान, विच हैव सपोर्टेड द फंडेड द सम खालिस्तान ग्रुप फॉर देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ये पाकिस्तान का ही है, उसकी वजह से द डैमेज ऑफ द इमेज एंड द रेपुटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की रेपुटेशन, इमेज भी जो है वो नीचे गिरती है। ये इसके परिणाम जो हमें देखने को मिलते हैं खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, तो वो इमेज इंडिया की एक नीचे जाती है, क्योंकि जब सेपरेटिस्ट डिमांड उठेगी तो, और उसमें डिमांड तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर जब ये कुछ वायलेंस एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो ये किसानों का जो आंदोलन हुआ था, आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, और उसके अंदर सभी, मैं कहूंगा कि धर्मों के लोग नहीं थे, वहां पे किसान थे। तो किसान आपके पंजाब के भी थे, आपके हरियाणा के भी थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, तो किसान थे वो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। लेकिन वहां पर भी ये जो मुद्दा है, जब तक ये शांति से मुद्दा चल रहा था, तब तक गवर्नमेंट भी कुछ तरह का एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि पीसफुली किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट करना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, तो वो सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन जब ये वायलेंट होने लगा तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेना पड़ा था। और उस टाइम पर ये जो, और ये वायलेंट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर ये जो खालिस्तान के झंडे थे और ये सब जो चीजें थी वो नजर आने लगी थी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जो पूरा प्रोटेस्ट था वो खालिस्तानी सपोर्टेड था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ, उसके अंदर कुछ एलिमेंट जो चाहते हैं कि भारत के जो सिचुएशन है वो नॉर्मल ना हो, वो इस तरह के जो एलिमेंट्स है वो हर जगह पे कोशिश करते हैं भारत की रेपुटेशन को गिराने की। अब भारत को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, किसी भी चीज का सॉल्यूशन जो होता है वो पहले पीसफुली तरीके से ही अपना कर देखना चाहिए। तो अगर भारत गवर्नमेंट पीसफुली इन सेपरेटिस्ट से बात करती है और वो डिमांड्स को पूरा किया जाता है जो की जा सकती हैं, मतलब कि अगर अलग से डिमांड करें कि खालिस्तान अलग बनाना है, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता है। बट हाँ, जो कुछ डिमांड्स हम मानने लायक है, सरकार वो मान सकती है, बातचीत के थ्रू चीजों का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर वो सब चीजें नहीं होती हैं तो गवर्नमेंट को एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ये वो कंट्रीज जो इन सब सेपरेटिस्ट मूवमेंट को भारत के खिलाफ यूज कर रहे हैं, अब उसके अंदर जो कनाडा का नाम है वो भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो इन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करती हैं। अभी अगर देखेंगे जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें अमृतपाल जो थे वो सेपरेटिस्ट लीडर थे जो डिमांड कर रहे थे, उनकी जब अरेस्ट हुआ था उस टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज थी जहां पर ये सब चीजें देखी गई थी, खालिस्तान मूवमेंट देखी गई थी, कुछ लोग देखे गए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड होगा, यूएसए होगा, कनाडा होगा। लेकिन इन सभी कंट्रीज में अगर मैं बात करूं तो यूएसए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज ने जितने भी ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे उनके खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो कनाडा की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि कनाडा का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा, जो वहां पे सिख कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसे सपोर्ट कर रही हैं। सो इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा, एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी उन कंट्रीज के खिलाफ जो इस तरह की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और कनाडा। इन दो कंट्रीज का जिक्र मैं करना चाहूंगा, इनके खिलाफ जो है इंडिया को एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं, द खालिस्तान इशू इज अ कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव वन ऑफ दैट रिक्वायर्स अ होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव अप्रोच फ्रॉम द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट शुड एड्रेस द लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस एस्पिरेशन ऑफ द सिख कम्युनिटीज। अब ऐसा भी नहीं है कि हमें टोटली इसको दबाना है, क्योंकि अगर जो डिमांड जायज हैं वो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को माननी चाहिए, जो नहीं है वो नहीं माननी चाहिए। सो एस्पिरेशन ऑफ द सिख कम्युनिटी, उसको पीसफुली और डेमोक्रेटिक माइनर में सेफ गार्ड भी करना है, सिख कम्युनिटी को सेफ गार्ड भी करना है, उनकी जो डिमांड्स हैं जो रीजनेबल है उनको मानना भी है, कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से उसे अपनाना भी है, और जहां पर ये सेपरेटिस्ट लोग आएंगे, जहां पर वायलेंस आएगी, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्हें एग्रेसिवली दबाना भी है। तो ये सब चीजें हैं। अब अगर इस पूरे क्वेश्चन का मैं एक आपको सार बताऊं कंक्लूजन में जो आप ऐड कर सकते हैं, देखिए कुछ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ जो गलतियां हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुई है पास्ट में, लेकिन इतिहास में क्या हुआ है उसके बेसिस पे आप प्रेजेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि इतिहास में आपने हमारे साथ ये किया है तो हम आज ही आपके साथ करेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर चीजें देखी जाएगी तो आज जो गलत होगा
आज के लोगों के साथ, कल को वही उन्हीं की आगे नेक्स्ट जनरेशन दूसरे लोगों को ब्लेम करेगी। आप पुराने कल में आपने गलत किया था, आज हम गलत करेंगे, फिर आप गलत करेंगे, तो इस हिसाब से तो जो ह्यूमैनिटी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जो देश है वो पीसफुली नहीं रह पाएगा। पास में जो गलतियां हुई हैं उनकी भरपाई करनी चाहिए, या फिर कोशिश करनी चाहिए, उससे मैसेज लेना चाहिए कि जो हमने पास में किया है वो ना किया जाए। तो ये जो मुद्दा था, अगर मैं एक लाइन में आपको कहूँ तो ये जो खालिस्तान का मुद्दा था, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा था, जो कि अब जाकर जिस टाइम पे शुरुआत हुई थी उस टाइम पर रिलीजियस नहीं था, लेकिन उसके बाद जाकर ये रिलीजियस मुद्दा जो है वो बन गया था। सो खैर ये सब चीजें थी। इसके अंदर अलग अलग पार्टीज हैं, सभी को गवर्नमेंट को बिठा के बात करनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आगे अगर बात करें HPSC TO और ATO के, जिस तरह से हम अभी लेक्चर्स ले रहे हैं, इस तरह के काफी जो लेक्चर्स हैं आपको हमारे कोर्सेज के अंदर मिल जाएंगे अगर आप बाय करते हैं। 2999 का कोर्स है, जिसके अंदर आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं टॉपिक वाइज वो मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑडिट, स्टडी मटेरियल हो जाएगा, और आपका जो मेंस डे हम पढ़ाते हैं या फिर जो भी सिलेबस है वो सारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा आप चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं, वो भी 2999 की देखने को मिलेगी आपको, जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, आंसर बुकलेट दी जाएगी, आपकी आंसर कॉपी चेक की जाएगी, रिमार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं 7999 में, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, उसके अलावा स्टडी मटेरियल मिलेगा और जो लेक्चर्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, और इस तरह से आपकी जो आंसर कॉपी है वो चेक की जाती है। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।